नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट यानी कि ग्रुप सी और जो ग्रुप डी है उसमें आने वाले सामान्य ज्ञान को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, बी ऑप्शन में शस्त्र शास्त्र, सी ऑप्शन में है आयुर्वेद और डी ऑप्शन में योग वेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा में, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है, जबकि योग वेद उपवेद से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है आपके फिरदौस शाह, बी ऑप्शन में मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम और डी ऑप्शन में मोहम्मद गजनबी। ये गजनबी दोस्तों यहाँ नीचे लिख गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर सी लिख गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का वर्णन करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 550 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल और बिहार से संबंधित हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन है राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राजा मार्तंड वर्मा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी और डच का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764, 1782। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नादिया जिला जहाँ पड़ता है नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कितने रुपए पर दोस्तों सहमत हुई आपको बताना है। ऑप्शन है 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसमें शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। मुगल बादशाह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनियों को सौंप दिया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल साम्राज्य में दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1892, बी ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय, यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था और इस विचार को मूर्त रूप से देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है 15, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्यां थीं, जिनमें दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, ये दोस्तों इसमें प्रमुख थीं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों
की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, बी पट्टाभी सीतारमैया और एच सी मुखर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच सी मुखर्जी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 बड़ी समितियां थीं तथा कुछ छोटी समितियां थीं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा ये लगभग 4096.7 मीटर की है, किलोमीटर की है, 4996.7 बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इसके बाद क्रमशः चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमाएं जुड़ी हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। अब दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इनमें जो हमने नाम बोले उनमें गुजरात दिया हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ए बी डी ये दोस्तों ऑप्शन हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, नेबुलर परिकल्पना। ये दोस्तों लाप्लास से संबंधित है, जबकि इसमें आर्किमिडीज दिया हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों सही सुमेलित हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? प्रकाशमंडल, स्थलमंडल, वर्णमंडल, वातावरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाशमंडल कहलाता है। यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाशमंडल, वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। प्रकाशमंडल से सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यह भाग दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सीरियस। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अल्फा सेंटोरी। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अल्फा सेंटोरी एक तारा नहीं बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, जबकि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी पृथ्वी से लगभग 4.35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित है विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता, प्रत्यक्ष कर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में हम CSO कहते हैं, द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, साधन लागत या आय विधि, उत्पादन विधि या और तीसरी नंबर की है व्यय विधि। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।